आदाब नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट वहीद जिलानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम महकती सुबह। हर सुबह एक ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम में एक बहुत ही प्रोमिनेंट नावलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर जनाब शफ़ी अहमद तशरीफ़ फरमा है। दावत दी है, इन्होंने कबूल फरमाई। इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनके ज़िंदगी के हर पहलू पे बात करेंगे और साथ साथ जो इनका पेशा है उस पर भी बात करेंगे। शफ़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है प्रोग्राम में आने के लिए। हमारी तरफ से शुक्रिया इसलिए कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने हमारी दावत कबूल फरमाई और आप तशरीफ़ फरमा हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू। शफ़ी साहब, इसमें एक फॉर्मेट है हमारे प्रोग्राम का, जिस भी शख्सियत को हम मदऊ करते हैं इस प्रोग्राम में, तो सबसे पहले अपने देखने वालों की जानकारी के लिए उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में उनको जानकारी देते हैं। आपसे भी हम गुजारिश करेंगे कि आप पैदा कहाँ हुए और फिर तालीम वगैरह, जो इनिशियल एजुकेशन वगैरह आपकी कहाँ से हुई, इसके बारे में बताएं। यहाँ श्रीनगर से कोई 18-20 किलोमीटर एक कस्बा है खरू जी। तो खरू के बारे में शायद आपको भी पता होगा कि वहाब खार का इलाका है और दूसरे कई लोग वहाँ पैदा हुए हैं जी। तो मैं वहाँ पैदा हुआ, मेरी इब्तिदाई तालीम वहाँ हुई और उसके बाद मैं श्रीनगर के एसपी कॉलेज में कोई 1 साल और सब्सिक्वेंटली श्रीनगर के इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे दाखिला मिला। अच्छा, तो ये इब्तिदाई है। आप पेशे से इंजीनियर हैं? जी जी, बिल्कुल सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन अदब से आपका एक गहरा ताल्लुक़ रहा है शुरू से। इंजीनियरिंग जो ये पेशा है, इसके बावजूद आप अदब या आपका लिखने का शौक़ कब और कैसे पैदा हुआ? एक्चुअली मैं उस वक्त शायद 8वीं जमात का तालिब इल्म था जी। तो एक उस्ताद ने हमें कहा कि एक मज़मून आप लिखे, एक ख्वाब या मेरा ख्वाब। जी। तो मैंने और एक दूसरे लड़के ने लिखा। मैंने एक टर्न उस ख्वाब को दे दी और दूसरा जो दोस्त था उसने उसमें ह्यूमर डाल दिया। फिर उस्ताद ने वो हमारे मज़ामीन इस वहाँ क्लास में पढ़े, उन पर बात हुई तो मुझे उस वक़्त लगा कि मैं कुछ लिख सकता हूँ। उस वक्त ये नहीं पता था कि क्या लिख सकता हूँ, लेकिन खुद तो मुझे ये समझ आया कि मैं लिख सकता हूँ, लेकिन चूँकि उसने ह्यूमर उसमें डाला था तो मुझे लगा कि ह्यूमर पर भी थोड़ा बहुत उसका भी इंसर्शन होना चाहिए तो दिलचस्प बन जाता जी। वहाँ से शुरुआत हुई। लेकिन फिर सीरियसली कब लिखना शुरू किया वो उसका कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं है जी, लेकिन तालिब इल्मी की ही ज़माने में मैंने फिर लिखना शुरू किया और अखबारात में, पर्टिकुलरली यहाँ आफ्ताब उन दिनों छपता था तो उसके लिए मैं छोटे छोटे मज़ामीन जी। वो उस वक़्त ये भी पता नहीं था कि ये इंशाइया है। अच्छा। लेकिन सब्सिक्वेंटली मुझे पता चला कि मैं इंशाइया लिखता हूँ। अच्छा। तो वो एक सिलसिला चला। तकरीबन कितने साल हो गए आपको अब इस मैदान में? वो समझिए आप मिड 70s। तो तकरीबन कॉलेज का ज़माना था। तकरीबन 50 साल से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस अदब के हवाले से। 75 से आप हाँ, हिसाब खुद लगाइए। तकरीबन 48 साल हो गए। शफ़ी साहब, जहाँ तक मेरी इल्मियत है, आपकी जो पसंदीदा सिनफ है वो नावल है। नावल और शॉर्ट इंशाया, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग है, जिसमें हाफ विडो है, लो हम साहिब किताब हो गए वगैरह, और भी आपकी तख्लीकात हैं। अपनी जो अभी तक तख्लीकात मंजर आम पे आई हैं उनके बारे में तफसीलन बता दें आप। एक्चुअली ये हुआ कि मैंने इंजीनियरिंग के बाद मैंने पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया जी। तो उसके बाद मैं अंग्रेज़ी में लिखने की तरफ राग़िब हो गया जी। उसमें फिर अखबारात, जो यहाँ भी बड़े अखबारात थे रादर हैं, उनके लिए मैं कॉलम वगैरह लिखता था जी। तो फिर मैं एक ऐसा मोड़ आया कि मैंने सोचा एक नावल लिखा जाए। एक कहानी मेरे दिमाग में थी, उसका एक बैकग्राउंड है कि वहाँ से वो जन्म लिया उस नावल ने। अच्छा। तो वो कॉन्फ्लिक्ट जोन का नावल है। कॉन्फ्लिक्ट जोन चाहे कश्मीर हो, चाहे बलोचिस्तान, दुनिया में कहीं में पर जी।
تو اس میں عام انسان کیسے شکار بن جاتا ہے اس پر مبنی ہے. اچھا. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ 10-20 لوگ اگر مجھے جانتے ہیں جی تو اسی ناول ہاف وڈو کے سب جانتے ہیں. تو ہاف وڈو کو شاید اس پہ ایک فیچر فلم بھی بنی ہے. اس پہ ایک فیچر فلم ایگزیکٹلی بنی، لیکن اس میں پھر ایک تضاد بن گیا. اچھا. وہ پھر کورٹ میں معاملہ چلا گیا. اچھا. اب چونکہ کورٹ میں چلا گیا اس لیے اس پہ تبصرہ کرنا اتنا زیادہ نہیں، تبصرہ تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہوا کہ سبسیکوئنٹلی ہمارا ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گیا. تو اس لیے میں زیادہ اس فلم کے حوالے سے کچھ ٹھیک نہیں لگے گا، کیونکہ ایک سیٹلمنٹ جب ہو گیا ہے تو we should not talk about. لیکن ہاف وڈو کے بعد آپ اور کون سے ناول آپ کے ایک اور انگریزی ناول آ گیا شیڈوز بیونڈ دا گھوسٹ. وہ بھی پارٹلی اسی کانفلکٹ زون کے بارے میں ہی ہے. اچھا. اسی کے حوالے سے یہی ہے کہ ایک عام آدمی کو کیسے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لو ہم بھی صاحب کتاب ہو گئے، لو آج ہم بھی صاحب کتاب ہو گئے. وہ اردو میں آپ نے ناول لکھا؟ اردو ناول نہیں، وہ اردو انشائیہ جو تھا. جو انشائیہ یہ ہے کہ ایک مضمون ہے، اس میں ایک ہیومرس ٹچ دیا ہے، جو آپ نے بچپن آپ کے ذہن میں وہ جو تھا اسی کو آپ نے یہاں. وہ میں یہاں اخبارات کے لیے لکھتا تھا، پھر دوستوں نے کہا کہ ایک مجموعہ اس کا چھاپا جائے. جی. تو وہ کیا، لو آج ہم بھی صاحب کتاب ہو گئے. یہ ایک شعر ہے، وہ نذیر الہ آبادی یا کسی کا کہ ہوئے وکیل جو پیدا تو ابلیس نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. تو اس کی زمین میں آپ نے لکھا لو آج بھی ہم صاحب کتاب ہو گئے. آپ کا ناول ہاف وڈو ہے، اس کو پنجابی میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے جو انشائیہ کچھ شارٹ سٹوریز بھی ہیں جن کو بنگلہ میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. ہاں، شارٹ سٹوریز. ہاں، تو اس کے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیں، اور اس کے علاوہ بھی جو ٹرانسلیشن میں آپ نے کام کیا ہے اس پہ بھی تفصیلاً بتا دیں. شارٹ سٹوریز کا جو ٹرانسلیشن ہے، ایکچولی میں نے ایک لکھا تھا ناگبل. جی. ناگبل ایک پنڈت اور مسلم دوست کی کہانی ہے، ان کی دوستی کی کہانی ہے. اچھا. ان کا بچپن، ان کی جوانی، پھر مائیگریشن، پھر واپسی. ناگبل ایک تالاب ہے جس پر وہ بچپن سے بیٹھتے تھے، کھیلتے تھے، نہاتے تھے. تو پھر اس کا اینڈ جو ہے وہ جب آتا ہے واپس، پنڈت اس کا دوست، ان کا دونوں کا دماغ آلموسٹ ضائع ہوتا ہے اس وقت، منتشر ہوا ہوتا ہے. ضائع ہی میں کہوں گا. وہ کہانی اس کی ہے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ناگبل میں ہی ملتے ہیں. ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں، لیکن کچھ دیر تک وہ ایک دوسرے کو بلاتے رہتے ہیں. کنول جیا یوسفا. تو پھر ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ وہ اٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دوڑتے ہیں اور گلے ملتے ہیں، اور کپڑوں سمیت ناگبل میں چھلانگ مارتے ہیں. یہ اس کا کرکس ہے. تو وہ ایک بنگالی، وہ ہماری کسی طرح سے دوست بھی ہے. تو اس نے وہ پڑھی، تو اس نے کہا کہ میں اس کا ترجمہ کروں گی. تو پھر اس نے بنگالی میں اس کا ترجمہ کیا، بلکہ سبسیکوئنٹلی پھر کئی اور کہانیاں بھی آ گئی میرے ایک دوست کی. ان کو بھی انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا. مطلب اس نے پھر کہا کہ نہیں، کشمیر سے کچھ اور کہانیاں آنی چاہیے، تو میں ان کا ٹرانسلیشن کروں گی. اور ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ ایک ڈھاکہ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں انگلش ڈپارٹمنٹ کی. تو اس نے کہانی ایک پڑھی تھی کہیں نیٹ پر، تو اس نے پھر کانٹیکٹ کیا. تو ناٹ ناگبل آف کورس، ایک اور کہانی اس کا ٹرانسلیٹ. پھر اس کو ہم نے 2-4 کہانیاں اور دے دی. وہ ایکچولی اس کی ڈیمانڈ تھی کہ میں نے شارٹ سٹوریز فرام مڈل ایسٹ ایک مجموعہ چھاپنا جا رہا ہوں. اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ شارٹ سٹوریز فرام کشمیر آنی چاہیے. تو اس میں ہم نے 2-4 اس کو دے دی، اور شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کلیکشن کشمیر کے حوالے سے کر دیں. اور بھی کوئی کسی چیز میں آپ نے ٹرانسلیٹ کیا ہے؟ ہم نے میرا ایک دوست ہے مشتاق بارک صاحب. اچھا. تو وہ انگلش کے لیکچرر ہیں. جی. تو ہم نے مل کر ایکچولی کیا ہے کہ ہمیں محسوس ہوا
کہ کشمیر میں بہت ساری بہت اچھی کہانیاں لکھی گئی ہیں، لیکن چونکہ کشمیری کی ریچ نہیں ہے. اب انگلش تو انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس کا میں کوئی شک نہیں، تو ہم نے کوئی 30-35 شارٹ سٹوریز، بڑے جو دگج ہمارے رائٹر ہیں، چھوٹے دگج لیکن ان کا نام ابھی زیادہ نہیں ہے، تو ہم نے ایک کلیکشن اس کا کیا. یہ کشمیری میں آپ نے کیا کہ کشمیری سے کیا؟ کشمیری سے. کن زبانوں میں کیا آپ نے؟ انگلش میں کیا. تو ہم نے محسوس کیا کہ جب تک کشمیری چیزوں کا ٹرانسلیشن نہیں ہوگا اس کی ریچ نہیں بڑھتی ہے. جی جی. جبکہ ہم نے بہت اچھے، مطلب آپ کو پتا ہوگا کہ ٹرکش ناولسٹ ہیں اورہام پامک، جب تک ان کا ٹرانسلیشن نہیں ہو، پھر سبسیکوینٹلی ان کو نوبل بھی ملا، ہاں، لیکن جب ان کا ٹرانسلیشن ہوا تب تو وہی کوشش ہم نے کی کہ کشمیر کی جو اچھی کہانیاں ہیں ان کو ٹرانسلیٹ انگلش میں کیا جائے، وہ ایک بڑے سٹیج پر پہنچ جائے تاکہ وائڈر آڈینس کی ریچ میں آ جائیں یہ ناولز. شفیع صاحب، یہاں ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ سے گفتگو مزید کریں گے اس بریک کے بعد. تو ناظرین، شفیع احمد سے اور گفتگو کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ایک بار پھر سے استقبال ہے پروگرام مہکتی صبح میں. آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں شفیع احمد، ایک بہت ہی پرومیننٹ ناولسٹ، شارٹ سٹوری رائٹر اور ایک جانے مانے کالمسٹ بھی ہیں. آئے دن ان کے جو کالمز ہیں روزمرہ اخباروں میں آتے ہیں ہر دن. ہم ٹرانسلیشن کی بات کر رہے تھے بریک سے پہلے شفیع صاحب. اگر ہم جموں کشمیر یا اپنے ملک ہندوستان کی بات کریں، آپ ایک ادب کے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ٹرانسلیشن کی اہمیت کو کتنا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں ہمارے جموں کشمیر کے حوالے سے اگر بات کریں کہ کتنا کام ہو رہا ہے؟ آپ مطمئن ہیں جتنا کام ٹرانسلیشن میں ہوا ہے یا کچھ اور ہونا چاہیے اس میں؟ نہیں، ٹرانسلیشن میں جتنا ہوا ہے تو اس سے مطمئن نہیں ہوں، لیکن بہت ہوا ہے. اچھا. اب یہ ہے کہ ایک تو جیسے فکشن کا ٹرانسلیشن ہم نے کیا، اسی طرح شاعری کا ٹرانسلیشن یہاں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے وہاب خار کا ٹرانسلیشن کیا، بڑی بات ہے وہ. جی. اور سچکرال کا ٹرانسلیشن کیا، اور پروفیسر ایک اور صاحب ہیں پروفیسر، ان کی کتاب کا انہوں نے، ان کی شاعری کا انہوں نے ٹرانسلیشن کیا. اسی طرح دوسرے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی لیکن شاید ایکسٹینٹ جو ہے، کوانٹٹی جو ہے اتنا نہیں ہو رہا ہے، بٹ the process is on. لیکن ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ شاید یہ ایک بہت بڑا برج بن سکتا ہے، کیونکہ اب جو زمانہ بدل گیا ہے، لکھنے پڑھنے کا جو طریقے ہیں وہ بھی چینج ہو گئے. ٹرانسلیشن سے جو ہمارا ادب ہے، جو ہمارے لکھنے والوں کا جو مضامین ہیں، جو ٹیلنٹ ہے، وہ دنیا بھر میں اگر پھیلے، چاہے انگلش میں یا کسی کے اور زبانوں میں بھی ہو جائے، اور وہاں سے جتنا بھی رچ جو بھی ادیب ہے، کنٹینٹ ہے، اس کو بھی ٹرانسلیٹ کیا جائے، تاکہ جو ہمارے کشمیری اسٹوڈنٹس ہیں، کشمیری پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، یا اردو میں جو ہم آسان زبان سمجھتے ہیں سمجھنے کے لیے، تو اس میں ہو جائے. تو یہ ایک سلسلہ جاری رہنا چاہیے. مطلب ریسنٹلی وہ ماؤنٹ آف سینڈ یا کچھ ایسی بک ہے بن گئی، تو اس میں اس کا بہت بڑا انعام ملا. وہ ہندی میں بک تھی، انگلش میں ٹرانسلیشن ہو گئی. جی. تو وہ چیزیں تو نہیں آتی تھی، وہ شاید زیادہ تر انگلش بکس کو ملتی تھی. اچھا. لیکن ٹرانسلیشن ایک سبب بن گیا کہ اس کو ایک پہچان ملی، ریکگنیشن ملی. بالکل صحیح. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے جو شاعری سرمایہ ہے، وہ جیسے وہاب خار کا ہے، جیسے سچکرال کا ہے، یا کتنے سارے لوگ ہیں، وہ بہت ریچ ہے. جی. مگر وہ ہم فیل کر رہے ہیں کہ ریچ ہے. اب وہ وائڈر آڈینس پاس تبھی تو پہنچے گا کہ جب اس کا ٹرانسلیشن ہو جائے. ہاں. تو اس میں کچھ لوگ ہیں، کام کر رہے ہیں، جو لگے ہوئے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایز اے مشن یہ ہونا چاہیے. بالکل. اب ان کو پیسہ تو اس میں نہیں ملے گا، یا ملے گا بھی تو اتنا نہیں ملے گا جتنا ان کی محنت اس میں جائے گی. لیکن دیکھیے بہت بڑی سروس ہوگی، یہ سروس ہوگی دونوں چیزوں کے لیے، اس آڈینس کے لیے بھی اور اپنے لوگوں کے لیے ہونی چاہیے. اور جو لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہمارے اس ادب میں، کلچر میں، ان کے لیے ریکگنیشن بہت ضروری ہے.
शफी साहब, आप जहाँ तक मेरी इल्मियत है, आपका शागिर्द तो नहीं हूँ, लेकिन कल्चर से वाबस्ता हूँ, खासकर संगीत से वाबस्ता हूँ, लेकिन जो हमारी सोहबत रही है, आप जैसे अजीज़ों के साथ, दोस्तों के साथ उठना बैठना रहा है बचपन से, आप जो यहाँ पर एक अंजुमन है फिक्शन राइटर्स गिल्ड, उसके सरगर्म रुकन हैं आप। सरगर्म रुकन ही नहीं, इस वक्त मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। आप मतलब वही जनरल सेक्रेटरी आप चलाते हैं वो, जी, अगर दूसरे अल्फाज में कहें तो उसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें, क्योंकि हमने मेरे मुशाहिदे से अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे सेशंस आपने कंडक्ट किए उसके, और एक अम्ब्रेला तौर पे काम करता है, मुख्तलिफ सिनफों में लिखने वाले लोग आते हैं, मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, अपनी तसानीफ पेश करते हैं, तो एक बहुत अच्छा माहौल बनता है और एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है हमारे इस छोटी सी जगह कश्मीर में। तो उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा सा बता दें, ये ख्याल कैसे हुआ और किससे आप इंस्पायर हुए और ये गिल्ड बना, और कैसी चीज़ें आप प्रमोट कर रहे हैं इसके थ्रू? बेसिकली गिल्ड को बनाने में जी मेरा कोई रोल नहीं है जी, क्योंकि गिल्ड 2014 में बना और मैं उसके साथ कुछ साल बाद जुड़ गया जी। तो जुड़ने के बाद कि मैं उसका सरगर्म रुकन, मतलब मुझे उसके वीकली सेशंस, यानी जो कमिंग सैटरडे है उसका 250th सेशन, 250th वीकली सेशन कंडक्ट होगा कमिंग सैटरडे। अच्छा, तो 250 सेशंस तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, और वीकली तो उसमें चंद ही वीक्स मिस हो गए होंगे, किसी वजह से ज्यादा बर्फ गिरी तो उस टाइम नहीं हुआ, या कोई और बात हो गई, सैलाब आ गया तो कुछ नहीं हुआ। उसको बनाने वाले, उसको आगे ले जाने वाले को और लोग थे जी। अब प्रेजेंटली उसके सरबराह हैं वहशी सईद साहब, बड़े जी, उसके प्रेसिडेंट है डॉक्टर नज़ीर मुश्ताक, बड़े राइटर हैं जी जी। तो टीवी के साथ भी वो वाबस्ता रहे, रेडियो के साथ, अखबारात के साथ, तो बड़े लोग उसमें काम कर रहे हैं। किस तरह के लोगों को आप ऑन बोर्ड लेते हैं उसमें, मतलब कौन सी एक्टिविटीज ज्यादातर होती हैं? उस पर मैं तबसरा करूं। एक्चुअली वो फिक्शन राइटर्स गिल्ड है, उसकी वजह ये है कि यहाँ शायरी के हवाले से बहुत काम हो रहा है, लेकिन नसर के हवाले से कुछ ज्यादा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब जिन्होंने इसका नक्शा खींचा पहले और फिर उसको बनाया, तो उनके जहन में यही था कि फिक्शन के हवाले से भी काम होना चाहिए जी। तो वो उसका प्रोसेस शुरू हो गया। उसमें ये होता है कि हम शॉर्ट स्टोरीज पढ़ते हैं, ड्रामे पढ़ते हैं, नॉवेल्स के एक्सर्ट्स पढ़ते हैं, और साथ में उस पर तबसरा होता है जी। अब इमिडिएटली एक इम्प्रेशन जो लेता है, कोई बैठने वाला 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग वहाँ होते हैं कमरे में, और कोई साहब प्रेजाइड करते हैं, एक अच्छी बड़ी खासियत, ये ना बड़ी शख्सियत जी प्रेजाइड करती है, तो उस पर तबसरे होते हैं। लेकिन उसमें एक खास बात है, नॉर्मली देखा गया है कि जब हम किसी तनकीद करते हैं तो वो दूसरे दिन तनकीद निगार के साथ बात नहीं करता, लेकिन सिर्फ फिक्शन राइटर्स गिल्ड की एक खुसूसियत है कि तनकीद के बावजूद वो दूसरे विषय में इकट्ठे होते हैं, बावजूद वो नेक्स्ट सेशन में आ जाता है और फिर तैयार हो जाता है कि मैं फिर पढ़ूंगा, और बड़े बड़े जो मतलब जिनका नाम, जिन्होंने नाम कमाया है जी, उनकी तसानीफ हमने सुनी, उनकी तसानीफ पर बात हुई जी, तनकीद हुई, तारीफ हुई, या जिनमें कमियां थी वो हम पॉइंट आउट करते हैं। अच्छा। और दूसरा हमने उसमें ये शुरू किया है कि हमने वो जो कहते हैं कैच देम यंग, हम स्कूल्स में गए, 2022 में हम कई एक स्कूल्स में गए, सोपोर गए, गांदरबल गए, श्रीनगर गए, तो हमने वहाँ स्टूडेंट्स को उस बारे में एक वर्कशॉप ले लिया। अच्छा। उनको हमारे पहले तो जानकारी दी ये गिल्ड क्या है, गिल्ड की गिल्ड की जानकारी तो उनको थी, लेकिन शॉर्ट स्टोरी को कैसे लिखा जाए और बेहतर लिखा जाए, बिल्कुल उस हवाले से, ताकि ये जो टैलेंट है ये छोटी उम्र में सामने आना चाहिए, क्योंकि यही बच्चा जो आज मैट्रिक में पढ़ता है 11th में, ये कल का रामा राही बनेगा, ये क्या कहते हैं हैदर कोल भारती बनेगा,
ये मोहिद्दीन ऋषि सही बनेगा, बात है। अमीन कामिल बनेगा, तो ये हमारा मकसद है। तो और कई स्कूल्स में हम गर्ज वो conduct- एक और पहलू है इस गिल्ड का कि ये एक हमारे जो यंगर जनरेशन है उनके लिए भी एक बहुत कारआमद प्लेटफॉर्म वर्कशॉप साबित हो रहा है, yes, sir. क्योंकि इसमें आप बहुत सारे नौजवानों को भी प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल कर- उनके फन को भी आगे ला रहे हैं, जी बिल्कुल। साथ साथ जो उनके बुजुर्ग हैं, जो हमारे सीनियर जो लेजेंडरी राइटर्स वगैरह हैं, उनकी सरपरस्ती में अपना जो काम है वो दिखाते हैं उनसे, और हौसला अफजाई। जी, हमारे कुछ मेंबर्स हैं जो साहित्य अवार्डी हैं, जी, वो आकर इन स्कूल्स में उन्होंने वहाँ लेक्चर्स दिए अच्छा। कि आप शॉर्ट स्टोरी के लिए, तो इसकी लवाजमात क्या है, ज़रूरियात क्या है, इसको कैसे निखारा जा सकता है, इसको कैसे अच्छा किया जाए। और हमारे मेंबर्स हैं छोटे छोटे, मतलब यही ना, मतलब 20, 30 तक। मुझे लगता है कि यंगेस्ट जो हमारा मेंबर है वो 18 है। अच्छा, और उनकी अब इस बारे में मैं ये बता दूं कि ये जो जनरेशन है, यंगर जनरेशन, जी, इनका रिसेप्शन कितना है, लाजवाब, कमाल लाजवाब। कमाल। बिल्कुल सर्विस है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म ये क्रिएट किया है आपने, इसके लिए आपको मुबारकबाद। शफी साहब, यहाँ हम अपने मेहमान के लिए एक तोहफा पेश करते हैं गाने की सूरत में, इस प्रोग्राम को मज़ीद एंटरटेन बनाने के लिए। तो आपके साथ साथ हमारे देखने वाले भी ये गाना देखें, तो उसके बाद आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। तो नाज़रीन, इस गाने के बाद शफी अहमद से गुफ्तगू जारी रखते हैं। आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है प्रोग्राम महकती सुबह में। मैं हूँ आपका होस्ट वहीद जिलानी। आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही मोहतरम दोस्त हमारे हैं, एक नावलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और भी बहुत सारे गोशों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फ़न के हवाले से, शफी अहमद। शफी साहब, यहाँ सकाफ़ती अदारों से भी आपकी ख़ासी एसोसिएशन रही है। आपने रेडियो और टेलीविज़न के लिए बहुत सारे कामयाब ड्रामे लिखे हैं, तो हमारे देखने वालों की दिलचस्पी के लिए इस सफ़र के बारे में बता दें, इसका तज़किरा करें। एक्चुअली एक वक्त ऐसा आया कि मैंने एक ड्रामा लिखा जी, तो ड्रामे की जो ज़रूरियात वगैरह हैं उस बारे में उतना कुछ पता नहीं था जी, लेकिन मैंने लिखा, वो भी ह्यूमरस ही था, मेथलोड इलेक्शन। अच्छा, अब मेरी खुशकिस्मती थी कि एक साहब पड़ोस में रहने के लिए आ गए। आप इजाज़त दें तो मैं नाम बता दूंगा, ज़रूर उनका, ज़रूर ज़रूर। बशीर दादा साहब। अच्छा, बशीर दादा साहब मेरे बिल्कुल पड़ोस में आ गए रहने के लिए, तो मैंने वो ड्रामा उनको दिखाया। तो एक्चुअली ड्रामे के हवाले से मैंने कुछ जो काम किया है वो बशीर दादा के ही सरपरस्ती तो मैंने ज़ेर साया किया हुआ है। और जितना भी मैंने फिर रेडियो के लिए कोई 6 ड्रामे लिखे जी, फिर टेलीविज़न के लिए कुछ स्क्रिप्ट्स लिए, लेकिन दादा साहब उस शरीक रहे। तो क्या बड़ा फ़र्क है रेडियो के लिए लिखने के लिए और टेलीविज़न? कौन से मीडियम में आपको कुछ मतलब इंटरेस्ट आया या मज़ा जिसको हम कहेंगे कि आप कंफर्टेबल हुए? नहीं, उसमें सिर्फ मैं कहूँगा कि एक बड़े यहाँ हमारे आर्टिस्ट हैं जी, तो उनका एक प्रोग्राम था एक दिन कल्चरल अकादमी में, तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा। मैंने कहा कि मुझे 300 पेज नावल लिखना पड़ा एक बात कहने के लिए, तो आप 2-4 लकीरें खींचकर ये करते हैं, तो आप इस पर कुछ तबसरा कीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, इस तरह नहीं है कि ये जो मीडियम्स हैं इनकी इम्पोर्टेंस अपनी अपनी जगह सबकी है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपनी बात कहेंगे जी। आपके दिल में कोई बात है, आपके जहन में कोई चीज़ है, तो वो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो आप कैसे लोगों के सामने लाएंगे जी। तो वो बात है कि और फिर कुछ चीज़ें हैं कि वो खुद ही मीडियम तलाश करती है। सही बल्कि बात मेरा ख्याल है क्योंकि मैं कश्मीरी, उर्दू और इंग्लिश में लिखता हूँ, कुछ चीज़ें हैं वो ज़बान भी खुद ही पकड़ लेती हैं। बिल्कुल सही बात कि आपको इसको शॉर्ट स्टोरी में इंग्लिश है, उर्दू में लिखना या कश्मीरी में लिखना। ये मेरा ये तजुर्बा है कि वो जो चीज़ है वो एक पकड़ खुद ही देती है। सही बात। कि इसको आप अंग्रेजी में लिखिए। मैंने एक कश्मीरी ये लिखा था, फिर मेरे दोस्तों ने कहा कि इसका आप अंग्रेजी तर्जुमा नहीं कर सकते। अच्छा, इट इज़ नॉट
पॉसिबल, क्योंकि जो बात आपने यहाँ समझाई है या कही है या एक्सप्रेस की है, जो अपनी मदर टंग में आपने जज्बात का इजहार किया है, उसको अंग्रेजी में दर्शाना मुश्किल है। वो ना, उन्होंने कहा नामुमकिन है। अच्छा। हालांकि वो बड़े लोग हैं तर्जुमाकारी के हवाले से। अच्छा। बट जैसे इसको नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज़ जो भी आप लिखेंगे, जो भी आपको पेश करनी होगी, वो जुबान, मीडियम और जुबान खुद तय करते हैं। सही बात। इसलिए रेडियो और टेलीविजन और दूसरे हिसाब से उसके लिए भी मैं वही कहता हूँ। अच्छा। तो शेफी साहब, जाहिर है कि आपका भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा खासा है। प्रेजेंटली आप की तख्लियात, आप किन सब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, या कोई आपकी किताब आने वाली है, या कोई नावल नया हमारे देखने वालों के लिए नॉवल तो है, मतलब अभी वो अंडर प्रोसेस है, उसमें अभी टाइम लगेगा। लेकिन एक उर्दू वो तंज़ुम मिज़ाह पर मबनी है। वो तंज़ुम मिज़ाह वाले मेरे मज़ामीन जो हफ्तेवार यहाँ पब्लिश होते थे जी, उनको किताबी शक्ल दी है, और उसका दिलचस्प नाम है नारे मस्ताना। अच्छा। तो नारे मस्ताना बहुत अच्छा नाम। वो इस वक्त फाइनल स्टेजेस पर है, मतलब उसको जस्ट अब प्रिंट के लिए जाना है। अच्छा। तो उस पे काम हो रहा है। उसके अलावा उस पे मैंने तो काम खत्म किया है, अब पब्लिशर के पास है वो। अब पता नहीं वो कितना टाइम लगेगा। तो कब तक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इस साल में किसी एनी टाइम 23 में किसी भी टाइम। अच्छा, और भी आपके दिलो दिमाग में ऐसे आइडियाज होंगे जिन पे आपने काम करना चाहा होगा लेकिन अभी तक हुआ नहीं, तो ऐसे भी कुछ आइडियाज हैं जो काम अभी आपको पाए तकमील लाने हैं? नहीं, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैं वो तो नहीं मैं कह सकता कि कोई चीज़ रुकी हुई है। अच्छा। इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये अब इसमें कभी कभी ये हो जाता है कि कहीं पर आप किसी वजह से आप किसी और काम में मशगूल हो गए, तो उसमें टाइम लैग हो सकता है। नहीं, मेरे ये कहने का मतलब ये है कि किसी भी फनकार, किसी भी कलमकार को एक जहन में ये बात होती है कि ये काम मुझे ज़रूरी करना है जब तक मैं ज़िंदा हूँ। कोई ऐसा काम या कोई ऐसा बड़ा नावल, कोई ऐसा बड़ा आइडिया जो अभी तक आप ने लोगों तक नहीं पहुँचा है लेकिन आप पहुँचाना चाहते हैं। एक नावल है कश्मीरी लैंग्वेज में। अच्छा। वो इस वक्त कभी चलता है तो कभी रुक जाता है। लेकिन चाहता हूँ मैं कि वो हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उस पर काम। चलिए, अल्लाह करे वो जल्दी कामयाब हो जाए आप उसमें। और कश्मीरी में अभी नावल मैंने लिखा नहीं है। अच्छा। वही एक है। तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि कश्मीरी में नावल के हवाले से बहुत काम हुआ है। सही बात। तो मैं चाहता हूँ कि अब चूँकि ये है मीडियम, मेरा पसंदीदा मीडियम है नावल, तो लेकिन वही मैं कहता हूँ कि जो ये अपनी ज़ुबान खुद मांगती है। सही बात है। अब हाफ विडो के लिए तो अंग्रेजी ज़ुबान उसने कहा कि मुझे अंग्रेजी में ही छपना चाहिए, और ये जो मैं कह रहा हूँ इसका ही होना चाहिए। सही बात है, सही बात। शफी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जो हमारे उभरते कलमकार हैं, अदीब हैं, या फॉर दैट मैटर शायर हैं, जी, जो अदब से जुड़े हैं, अभी कम टाइम से काम करना चाहते, इन ख़वातीन व हज़रात के लिए आप क्या समझते हैं कि इनके हुनर को प्रमोट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कौन से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और कौन से अच्छे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने चाहिए आपकी नज़र में? मुझे लगता है कि उनको करने के लिए ही नहीं, उनको पॉलिश करने के लिए जी, फिक्शन राइटर्स गिल्ड जैसे इदारे वजूद में आने चाहिए, जो वर्कशॉप का काम करते हैं, जो उनकी जो निगारशात हैं उनको संभालने का काम करते हैं, उस तरह का काम ज़रूर होना चाहिए जी। क्योंकि यहाँ आमतौर शिकायत है, जो हमसे सीनियर राइटर हैं वो कहते हैं कि इस टाइप के इदारे हमें अपने टाइम में मुयसर नहीं थे जी। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि गिल्ड जैसे इदारे
मॉरल्स वजूद में आने चाहिए। हाँ, ये मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। वैसे अंजुमने और तरतीब देने की ज़रूरत है जहाँ ये अपना टैलेंट इजहार कर सके। तरतीब देने की भी, और जो काम कर रही हैं उनको स्ट्रेंथन करने की। सही बात है। उसके साथ जुड़ जाने की, ऐसी तंजीमों के साथ जुड़ जाने की। सही बात है। मेरा ज़ाती मुशाहिदा है कि हमारे इस गिल्ड में अगर आप कहेंगे कि आपने वहाँ क्या किया है, तो मैं चंद नाम भी ले हूँ कि हमने ये किया है, मतलब इस चीज़, इस शख्स को या इस खातून को हमने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और फिर एनकरेज किया। सही बात, वो चीज़। अच्छा, ये तो हो गया गैर सरकारी सतह पे। तो सरकारी सतह पे भी इस फन को, इन अदीबों को, इन कलमकारों को आगे ले जाने के लिए काम होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि हो रहा है? नहीं, सरकारी सतह पर तो होना ही चाहिए जी, लेकिन उसमें यह होता है कि सरकारी इदारों के अपने कुछ उनकी मुश्किलात होती हैं, उनके हदूद होते हैं जी, वो उन हदूद से बाहर नहीं निकल सकते। इस वजह से गैर सरकारी इदारे जो हैं वो काम ज़्यादा अच्छी तरह कर सकते, क्योंकि उनमें एक जोश होता है जी, उनमें एक वलवला होता है कि यह चीज़ होनी चाहिए, और वो उसको बड़ी अच्छी तरह फिर सामने लाते हैं। हाँ, बाकी जो सरकारी इदारे वो तो काम करते ही हैं, उनके बारे में तो उनकी कोई शिकायत तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन ये चीज़ है कि उनकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है सरकारी, मतलब कानून के हवाले से उनके कुछ मसाइल होते हैं, तो उनके उससे बाहर तो वो निकल नहीं सकते। लेकिन काम की ज़रूरत है, इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। डेफिनेटली सरकारी इदारा जो काम करता है तो उसमें देखिए, अगर गैर सरकारी इदारा है उसमें ये भी मसला होगा कि उसके फाइनेंशियल मसले होंगे। हाँ, अब सरकारी इदारे के तो वो नहीं होंगे, सही है, वहाँ नहीं होंगे। डेफिनेटली गैर सरकारी इदारे में जोश ज़्यादा होगा, वहाँ वो थोड़ा कम दिखेगा। ये एक इनहेरेंट इशू है, ये एक इनहेरेंट प्रॉब्लम्स है उस इदारे में और इस इदारे में। अच्छा शफी साहब, हम सब जानते हैं कि हमारे पास अदीबों कलमकारों का एक बहुत बड़ा ख़जाना है, लेकिन फिर भी जितने भी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को इस प्रोग्राम में मौजूद हमने किया, वैशी सईद साहब को किया, फारूक फयाज साहब को, जितने भी आर्ट कल्चर लिटरेचर से जुड़े लोग हैं, बड़े नाम, आज़ुद्दा ज़मान साहब से बात की हमने, शाद रमज़ान साहब से बात हुई, सबका एक मैंने ये फील हुआ कि बहुत सारे जो सिनफ़े हैं कम काम हुआ है। जैसे तनकीद पे हम कम काम करते हैं, नसर में हम कम काम करते हैं, ट्रांसलेशन की तरफ उतना अभी जब ऐसा जैसा कि आपने भी फरमाया और ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो आपका इज़ाफ़ा इस पे जानना चाहूँगा। ट्रांसलेशन तो पिकअप हो गया है, हाँ, नसर भी अब पिकअप हो गया है। डेफिनेटली शायरी में बहुत कुछ है, शायर भी बहुत है, उसकी कुछ अपनी वजूहात होगी। शायद शायरी जल्दी में हो सकती है तो नसर नहीं उस तरह नहीं होगा। एक पेज में आप 4 गज़लें लिख सकते हैं, लेकिन 3 पेज का अफसाना होगा, या उसमें भी अफसानचे वगैरह तो आ गए हैं, लेकिन मामला ये है कि तनकीद के हवाले से तो बहुत ही कम है। अच्छा, बहुत ही, बल्कि मुझे लगता है कि जो सेहतमंद तनकीद है तो वो तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं इसकी? शायद ये कि उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, कि हम तनकीद पसंद नहीं करते। तनकीद पसंद अब उतना तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जब सेहतमंद तनकीद होगी, अगर ऐसा भी है कि हम तनकीद पसंद नहीं करते, तनकीद तो हम किसी पर, किसी के निगारशात पर तो हम उस तरह, मतलब जब सेहतमंद तनकीद होगी जी, तो किसी की निगारशात पर हम उस पर तो नहीं करेंगे। सेहतमंद तनकीद तो सेहतमंद तनकीद, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बाकी ज़बानों में, पर्टिकुलरली इंग्लिश या बाकी जगहों में, उर्दू में भी कहते हैं कि, लेकिन कश्मीरी में तो ऑलमोस्ट अभी कम है। कम क्या, ऑलमोस्ट ना के बराबर, ना के, 0 के बराबर। अच्छा, 0 तो नहीं,
ज़्यादा से ज़्यादा 1 उसको दे सकते हैं। उर्दू में तो फिर भी है, अच्छा, लेकिन कश्मीरी में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सही बात है। तो शफी साहब एक और ब्रेक यहाँ लेते हैं। आपके साथ बहुत हमें हमारी इज़्ज़त अफजाई हुई और बहुत मज़ा आ रहा है आपसे करते हुए। आपसे मज़ीद बातें करेंगे, मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, शफी अहमद से और बातें करेंगे, लेकिन इस छोटे से। वेलकम बैक नाज़रीन, यह है प्रोग्राम महकती सुबह। मैं हूं आपका होस्ट वहीद जिलानी। आज हमारे साथ जुड़े हैं शफी अहमद, एक बहुत ही नामवर कॉलमिस्ट हैं, नावलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और बहुत तरीक़ों से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अदब के हवाले से अगर हम बात करें। शफी साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, आप किन शख्सियात से मुतासिर हैं अभी तक या इंस्पायर हुए हैं? मैं ये कहूँगा कि मैं ज़्यादातर मतलब जो फिक्शन है, फिक्शन राइटिंग या मतलब नहीं फिक्शन, खाली फिक्शन ही नहीं बल्कि नसर जो है जी, उसको ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो उस हवाले से मैं शायरी मुझे ज़्यादा समझ नहीं आती है। अच्छा, तो इसलिए मुझे, लेकिन पढ़ता तो रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पर फ्रांज काफका है शॉर्ट स्टोरी राइटर, अनप्रेसिडेंट। तो हालिया अयाम में शॉर्ट नॉवलिस्ट हैं डॉक्टर हुसैनी, अफ़गानिस्तान के डॉक्टर हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं, जिन्होंने काइट रनर जैसी नावल लिखी है। बिल्कुल सही तो है। उनसे मुतासिर बहुत हूँ। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बात करें यहाँ की, तो यहाँ तो बहुत सारे हैं। अभी रहमान अब्बास साहब हैं, उर्दू राइटर। अच्छा, तो इंग्लिश में भी लिखने वाले बहुत हैं। अब आप किन नाम हाँ, नहीं, तो किन शख्सियात का आपने ज्यादा मुताला किया है या किन शख्सियात का जो नस्र है? मैं किताब पढ़ता हूँ, हाँ, मैं शख्स को नहीं वही देखता, मतलब मैं शख्स को कौन नहीं सी देखता। किताबें, किन शख्सियात की लिखी हुई किताबें आप ज्यादातर पढ़ते मैंने हैं? तंज़-ओ-मिज़ाह के हवाले से फ़िक्र तौसवी को पढ़ा है। अच्छा, ये जो यूसुफ नहीं, क्या कहते हैं, अब मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त नाम। बड़ा नाम है तंज़-ओ-मिज़ाह के हवाले से जी। तो वो उर्दू में। और फिर अंग्रेज़ी जो है, अंग्रेज़ी नॉवलिस्ट हैं, वो खातून, शायद आप नाम मुझे याद दिला दे, जिन्होंने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अच्छा, अरुंधति राय, अरुंधति राय, उनके नॉवेल्स पढ़े हैं। अच्छा, बबसो तो अकिस इमजन अंग्रेजी पे ऑथर छ वनान या लिखर वनोस कशिर पट, अमस मज कम तू छुस बह यसान जानन, अमस मज कम तिम क्वालिटीज गसन आसने अकिस अदीबस मज युस अमस खास बनाए? वो है कि आप मौजू कौन सा पसंद करते हैं जी, आपके जहन में कौन सा मौजू आएगा जी, फिर आपको उसको फाइनल तरीका ये है कि मैंने कुछ लिखा, मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ जो आपको अट्रैक्ट करे। सही बात, दैट इज़ द फाइनल। क्योंकि मेरा आखिरी मकसद ये है कि पहले तो ये है कि मैं अपने दिल की बात कहूँ, लेकिन जब कहूँगा तो वो किसी के पास वो उसको पसंद करे। सही बात है। तो बात तो इतनी ही होती है, इसी के इर्द गिर्द होती है। एक तो आप अपने जज्बात पेश कर रहे हैं, चाहे आप शायरी करें या अफसाना लिखें या नावल लिखें, अपने जज्बात पेश करेंगे, लेकिन फिर वो आप कितने पावरफुली पेश करेंगे कि लोगों तक पहुंचे। सही बात है, तो ये फर्क है। सही बात है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपने काम को, अपनी तख्लियात को किस मीडियम के थ्रू लोगों तक पहुंचाना पसंद फरमाते हैं? ज्यादातर किस मीडियम के थ्रू आप अपना काम मंजर आम पे लाते थे? मैं तो बस आप सोशल मीडिया का हैं, आप किताबी सूरत में यूज वर्ड्स, वो तो पता है वर्ड्स, लेकिन लोगों तक किस मीडियम के थ्रू आपका काम पहुंचता है ज्यादातर? वो पहुंचता है ऐसे ही, मतलब जो हमारी, तो पहले तो अखबार में आता है जी, अखबार में छपता है, लेकिन फिर उसको शेयर भी करते हैं। अब शेयर से ये हो जाता है कि अगर उधर वहाँ 100 लोगों ने पढ़ा है तो जब वो फेसबुक पर आ जाता है तो वहाँ ज़्यादा तादाद में लोगों ने अगर पढ़ा नहीं होगा तो कम से कम देखा होगा।
हाँ, تو सही बात। उन तक वो पहुंच जाता है। यही है कि टेक्नोलॉजी के ये फायदे हैं, जो फवायद रीच हैं। है। मान लीजिए आप पहले प्रिंट होता था, जिस वक्त ये टेक्नोलॉजी फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया नहीं था, तो वो उस पर शेयर नहीं होता था। सही बात। मान लो 100 लोगों ने अखबार देखा, उसमें 50 लोगों ने मेरा मजमून भी पढ़ा। लेकिन आज डिफरेंट है, पहले तो अखबार इटसेल्फ आ जाता है नेट पर, सही बात है, तो उसमें रीच वो बढ़ बढ़ जाती बढ़ है, गई, बढ़ बिल्कुल जाती सही, है। सही बात है। अब फिर अगर शेयर हो गया फेसबुक पर या दूसरी चीजों सोशल पर, मीडिया तो पे। वहाँ वो तो फायदा है उसका। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हालांकि उसके कुछ नुकसानात भी हैं। अब ऑर्डिनरी चीजें भी पहले ही फेसबुक पर शेयर करते हैं, डालते हैं। सही बात। मतलब स्टैंडर्ड उनका कभी कभी देखा गया है कि उनका स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं था। हाँ। लेकिन फिर वो लाइक्स को देखता है, जी इसमें 50 लाइक्स आ गए, 5000 लाइक्स आ गए हैं, सही बात तो है। उसका दिमाग हाँ, एक वो नेगेटिव खराब हो पहलू जाता भी है उसका ये। नेगेटिव। सही बात है, सही बात है। हमारे जो ऑडियंस है, जो देखने वाले हैं, उनको भी अच्छी चीजें ही प्रमोट करनी चाहिए और अच्छी चीजों को ही पसंद करना चाहिए। उसमें ये होता है कि जैसे आजकल अफसाना चूंकि लंबा होता था, तो अब अफसानचे का रिवाज है। अब लोग लतीफा उठाकर अफसानचे के नाम पर वहाँ छाप देते हैं। हाँ। छाप देते हैं मतलब शेयर कर लेते हैं। सही बात है, वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव। या शायरी में भी लोग करते हैं कि ऑर्डिनरी मतलब ये होता है स्टैंडर्ड उसका, वो उस पर डाल देते हैं। अच्छा, तो फिर कहेंगे तो कहता है नहीं जी इसमें 2000 लाइक्स आ गए, आप क्या कह रहे हैं। लाइक्स पे डिसाइड नहीं होना चाहिए, डिसाइड नहीं होना चाहिए। सही बात है, ये आपका फरमाना दुरुस्त है। अच्छा शबीर साहब, ये जो आप मुख्तलिफ शख्सियात का स्केच जो तरतीब देते हैं आप, जी जी, तो ये कैसे आपको ख्याल आया? क्योंकि ये भी एक अच्छा काम है, ये अच्छे सराहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे हमने पहले भी प्रोग्राम में जिक्र किया, आपने फरमाया कि अब इसको मैं किताबी सूरत भी देना चाहूँगा, लेकिन आप सिर्फ जो अदब से रिलेटेड लोग हैं उनकी शख्सियत का स्केच बनाते हैं, उनका छापते हैं, या जो बाकी फ़नून लतीफ़ा है उनके बारे में भी लिखते हैं? और ये ख्याल आपका, ये आइडिया कैसे आपको आया? नहीं, ये स्टार्ट हमने इस तरह किया कि देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि उर्दू में खाका लिखते हैं जी। वो इसी तरह होता है कि एक शख्सियत को पेश किया जाए हल्का सा तंजुमेज़ा के साथ। जी। तो हमने एक दिन, मैं दादा साहब के साथ, बशीर दादा साहब के साथ बैठा था, तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह का कोई काम शुरू करेंगे। अब मैंने कहा कि इसमें तो तंज़-ओ-मिज़ाह भी आता है, किसी पर चोट भी हो सकती है, हो सकता है कि वो लोग पसंद ना करें जी। तो मैंने कहा कि चलो हम एक काम करते हैं, हम इस तरह की चीज़ों को पहले स्टार्ट करेंगे। हम कहेंगे महंगाई, हम इस पर एक मजमून लिखेंगे, या इसी तरह शराब जी, इसको हमें डिनाउंस करना है, तो उसको हम एक इस टाइप के मजमून में इसका एक खाका, मतलब वो नेगेटिव खाका खींचेंगे जी। तो दादा साहब ने कहा नहीं, हम एक लेट अस टेक अ प्लंज। अब कुछ लोग अगर नाराज भी हो जाएं तो देखते हैं इसका रिएक्शन कैसा रहता है। हाँ, तो फिर मैंने ये किया कि मैंने शायद ख्वाजा सनाउल्लाह भट्ट साहब का पहला खाका शख्सियत पे आपने बिल्कुल तो नेचुरली उसमें, अब वो तो मरहूम हैं जी, उसमें हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि जिसको हम ना वो जिसको हम ह्यूमर के साथ जोड़ दें। जी जी। एक नॉर्मल खाका हमने लिखा, लेकिन उनकी कुछ चीज़ें जो है वो हमने बयान इस तरह की कि जो आम लोगों को समझ आए, एक तो समझ आए, लेकिन जो उनको पता नहीं थी, लेकिन इस दिलचस्पी की वजह से वो उनके लिए एक अच्छा मजमून बन गया। और सबसे वहाँ से मेरा मतलब है कि वहाँ से शुरुआत हो गई। अच्छा, फिर हम उसमें ऐड करते और ये सिलसिला अभी जारी है, और भी शख्सियत के बारे में आप लिखेंगे? नहीं, मैं उस बारे में, आपने कहा कि अदर फनून लतीफ़ा, मैंने रशीद हाफिज के बारे में जी जी मैंने पढ़ा, रशीद हाफिज, और इसी तरह दूसरे जो लोग हैं, जस्टिस किरमानी साहब के बारे में लिखा। मतलब आप मुख्तलिफ जिंदगी के गोशों से पर्सनैलिटीज को चूज करते हैं। रशीद मजरू के बारे में लिखा,
امین بٹ صاحب آپ کے ٹیلی ویژن جی کے ساتھی ہیں، ان کے بارے میں لکھا. صحیح بات. اب صرف اس میں ابھی تک دو کالمز لکھے ہوئے ہیں، جی ایک بشیر دادا کے بارے میں، ایک شفیع احمد کے بارے میں، لیکن ان کو ابھی پبلش نہیں کیا ہوا ہے. اچھا شفیع صاحب، یہ جو ہمارا بڑا کاروان ہے قلم کاروں ادیبوں کا، آپ کی کیا توقعات ہیں اس سے؟ توقعات تو میری نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سمت کیسی ہے. ہاں مجھے ان کی سمت پازیٹیو نظر آتی ہے. اچھا، مجھے ان کی سمت پازیٹیو، ہمارا مستقبل روشن ہے. یس بالکل، ہر ایک اس کے حوالے سے، ہر ایک جانر کے حوالے سے. ہاں، ہر ایک جانر کے. میں اختر محی الدین کی کہانیاں پڑھتا ہوں جی، اور آج ہمارے جو چھوٹے چھوٹے لکھنے والے ینگسٹرز جو لیس دین 30 ہیں، ہاں ہاں، ہماری گلڈ کے ساتھ وابستہ ہے، انگریزی میں لکھتی ہے. وہ مجھے لگتا ہے شی مسٹ ناٹ بی 22. اچھا، بہت خوبصورت لکھی. ایک میں نے آپ کو کہا کہ 19 ایئر اولڈ لڑکی ایک صحیح بات. ہماری ممبر ہے. تو اس حوالے، اور یہ صرف انگریزی میں نہیں، حالانکہ آج کل کے بچے زیادہ انگریزی میں لکھتے ہیں، نہیں یہ لیکن بہت مختلف زبانوں میں لکھتے ہیں، مختلف، اردو میں، کشمیری میں، انگلش میں لکھتے ہیں. بالکل لکھتے صحیح ہیں، بات. بہت لکھتے ہیں. شفیع صاحب، آپ سے گفتگو کرتے ہوئے بہت اچھا لگا، اور ایک بار پھر ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ. آپ اس پروگرام میں آئے، بہت ہی مفید باتیں ہوئی آپ سے. ایک میں اپنی طرف سے کہوں گا کہ انجینئرنگ کے بارے میں آپ نے کہا کہ انجینئرنگ اور یہ جو ادب ہے، جی تو اس میں انجینئرنگ اور ادب کو میں نے ایک تک بندی کے حوالے سے ملایا تھا. جی، تو وہ ایکچولی ہمارا ایک پروگرام یہاں تھا، میں اس کو کنڈکٹ کر رہا تھا. جی تو میں نے وہ انجینئرنگ کا جو مسئلہ ہے وہ تک بندی کے حوالے سے پیش کیا. اچھا، تو لوگوں نے، وہاں ایک منسٹر صاحب بھی بیٹھے تھے، تو بڑے خوش ہو گئے. جیسے یہ سوک سینس کے حوالے سے جی میں اس کا فقدان ہے، تو میں نے اس میں ایک تک بندی لکھی ہے: کوڑا صحن کا گھر کا سڑکوں پہ ڈالتی ہے. جی، کوڑا صحن کا گھر کا سڑکوں پہ ڈالتی ہے، بچے تو خیر ہیں ہی، چوزے بھی پالتی ہے. جی، ہر کام صرف بس کر لیا سڑک کو، میڈم کچن کا پانی راستے پہ ڈالتی ہے. کیا بات ہے. تو ایک جو ہم یوزولی کہتے ہیں کہ کشمیر کا موسم جو ہے وہ ان گلاس رومز اور ایکسٹرا کے لیے موزوں نہیں ہے. جی جی، تو اس حوالے سے بھی میں نے کچھ لکھا ہے: مکانس گوس میں ڈرائنگ روم آسن، کچن لابی تو بے بیڈ روم آسن، اچھا زنگن کمرس بلائے کان دود نیوتن، اچھا، چپس سیمنٹ تو گلاس روم آسن. کیا بات کیا بات ہے. اور پھر کچھ جو انشائیے لکھے ہیں، میں نے ایک لکھا ہے کیلنڈر. میں نے اچھا، اس پر اس کا ایک اقتباس: عام طور پر گھر سنبھالنے والی خواتین کیلنڈر پر دودھ کا پکا حساب رکھتی ہے. جی، سوموار 2 کلو، بدھوار 2 کلو وغیرہ لکھ کر گوالے کی انفارمیشن کو ٹکر دی جا سکتی ہے. ہاں، المختصر، کیلنڈر کا استعمال صاحب کیلنڈر کو کامیابی کی ان گنت سیڑھیاں چڑھاتا ہے، جی، ناکامیوں سے نجات دلاتا ہے، پھر تو چیخ بھی لیتا ہے بابا کیلنڈر زندہ باد. شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا شفیع صاحب اس پروگرام میں آنے کے لیے. بہت ہی کارآمد اور مفید باتیں ہوئی آپ سے. آئندہ بھی آپ کو تکلیف دیں گے، بہت سارے پروگرامز کرنے ہیں آپ کے ساتھ، آپ سے گفتگو کریں گے. آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ، مجھے بلایا. تھینک یو. تھینک یو. تو ناظرین، یہ تھے آج کے مہمان، معزز مہمان شفیع احمد صاحب. ایک ناولسٹ ہیں، شارٹ سٹوری رائٹر ہیں، کالمسٹ ہیں. کل صبح ایک اور خاص شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہو جائیں گے حاضر. تب تک اپنے ہوسٹ اور دوست وحید جیلانی کو دو اجازت.